तो वाई फैशन डिजाइनिंग? कपड़ा इसलिए क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हवेली में मेरे दादी सा के यहाँ पे हमारे जो ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए एक मास्टर जी आया करते थे। मुझे लगता है कि वो जो ठाकुर जी के पोशाक बनाने का जो मैंने रूटीन देखा मास्टर जी का दादी सा के साथ बैठ करके, उसने मुझे अंदर ही अंदर एक डिज़ाइनर पैदा कर दिया। अब किस किस को पहना रही हैं आप? बोला जाए तो मतलब अगर जैसे आप गिनेंगे तो अमिताभ जी से लेकर के बीइंग अ मेंस वेयर, श्रीदेवी जी, जब ये 2 नाम आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारे नाम। मैंने सुना श्रीदेवी जी के साथ आपने अपना विमेंस वेयर का भी एक कलेक्शन तैयार किया। जी। एक और चीज जो हम आपसे जोड़ते हैं, करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष, ऐसी दुबली पतली सी है और वो दहाड़, वो शतरानी वाली बात, क्या कैसे उस तरफ कैसे जाना हुआ? जब ये पद्मावत वाली मूवी आई और पद्मावत के टाइम पे हमें लगा अंदर से, संजय लीला भंडारी बिल्कुल बिल्कुल, तो पद्मावत के टाइम पे जो आक्रोश था, उस आक्रोश ने अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक वो करनी सैनिक पैदा कर दिया। एक एज ए फैशन डिजाइनर अपने आप को जानना चाहती हैं, पहचानना चाहती हैं आगे भविष्य में, क्या एक अच्छे राजनेता के रूप में देखना चाहती हैं? दोनों। करनी सेना पहली सीढ़ी है राजनीति में आने के लिए? नहीं, करनी सेना मैं बोलूँगी कि राजनीति में आने की पहली सीढ़ी नहीं, पर हाँ, समाज सेवा के लिए पहली सीढ़ी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। कहते हैं कि नारी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, अलग अलग तरीके से संकल्पित स्वरूप होते हैं, और संकल्प जब नारी लेती है तो कुछ नया करने की सोचती है। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो कहीं ना कहीं फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करती हैं। उसके साथ साथ एक शतरानी होने का भी अपना रूप दिखाती रहती हैं। हमारे बीच हैं कीर्ति राठौड़। नमस्कार। सबसे पहले जो जुड़ी हुई हैं आपके लेबल के साथ, कीर्ति राठौड़, जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, कहाँ से, कैसे, किस तरीके से शुरुआत मैंने बहुत छोटी सी करी थी और सच मानिए तो बिल्कुल ऐसी शुरुआत जो वाकई में मुझे लगता है वो एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर में एक पीछे हमारा गाय का ध्यान जिसको बोलते हैं, काउ शेड, वो हुआ करता था और गाय नहीं थी और गाय वाज नॉट देयर एनी मोर। तो वो, लेकिन वो गाय की जो वाइब्स थी वो उस काउ शेड में थी। और जब मैंने शुरुआत करी तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी शुरू करने के लिए, और फैमिली सपोर्ट। दिस इज जयपुर ओनली? बिल्कुल, दिस इज़ जयपुर ओनली। फैमिली बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ राजपूत और फुल ट्रेडिशनल फैमिली, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, कि व्हाई डू वी नीड योर मनी। तो द चैलेंज वॉज कि इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट माई ओन आइडेंटिटी, मेरी खुद की क्या पहचान। और इस पहचान की खोज में अंदर ही अंदर मन मुझे कचोटता था कि है ना, मैं वो ज़िंदगी नहीं चाहती कि जिसमें मैं एक दिन उठूँ, सोऊं, खाऊं, पीऊं और एक दिन मैं मर जाऊँ, और या जानी जाऊं तो अपने फादर के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से। मेरी खुद की अपनी क्या पहचान, वो पहचान की जो जद्दोजहद अंदर चलती थी, उसने मुझे अंदर ही अंदर एक इंस्पिरेशन दी कि आप अपना खुद का कुछ चालू करो। और क्योंकि मैं बचपन में बट ट्रेडिशनल फैमिली होने के साथ साथ जिस तरीके से आप बता रही हैं, राजपूत फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, ऐसा नहीं है। राजपूत फैमिलीज में जिस तरीके से आज की डेट में एक अलग सा स्वरूप देखने को मिला है, बिल्कुल उसको देखते हुए हाँ, कहीं ना कहीं वो जो पर्दा है, वो पर्दा तो आज भी राजपूत फैमिली में है, उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं शादियाँ अगर वगैरह देखता हूँ तो वो जो अलग सा जो नहीं, वो अच्छी बात है। मैं खुद भी आज जब शादियों में जाती हूँ या मेरे घर में कोई बड़े आते हैं मेरे इन लॉज की तरफ से, तो बाकायदा मैं भी पर्दा करती हूँ और बाकायदा मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर रही हूँ। मैं आज अपना अगर ट्रेडिशन फॉलो करूँगी तो मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे मुझसे वही सीखेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सर पे पर्दा भी रखूँ, घूंघट भी रखूँ और अपनी पोशाक पहनूँ, अपना ट्रेडिशनल पहनावा पहनूँ। तो नो डाउट मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है,
पर वो कहीं ना कहीं मतलब आप ये चाहती थी उस पर्दे के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनी रहे। बिल्कुल मेरी एक अलग पहचान बने, मैं अपने नाम से भी जानी जाऊं कि मैं आज इस दुनिया में आई हूं, तो मैं अपने लिए तो कर ही रही हूँ, साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियां हैं या मेरे पीछे जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं क्या सौगात दूं। तो वो एक अंदर से जो जद्दोजहद थी वो मुझे मजबूर करती थी कि मैं काम करूं। और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ने ये ज़रूर किया कि आप करो लेकिन अपनी मेहनत से करो, ये मत सोचना कि पीछे फैमिली है सपोर्ट कर रही है, पैसे हम लगाए जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। प्रॉफिट लॉस तो चलो बहुत लेट आता है, बहुत बाद में आता है। मेन ये है कि आप उस लगन से करेंगी, 4 दिन करके कहीं ऐसा नहीं हो बंद कर दें। तो वो भी एक रीज़न था मना करने का। और मैंने शुरुआत करी तो मैंने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत करी, क्योंकि चैलेंज मुझ पे ये रखा गया कि आप किसी से पैसा नहीं मांगेंगी, करना है तो अपने बलबूते पे करिए। तो वो 5,000 रुपीज़ की जो सेविंग थी, वो गाय का जो ठान था, उसमें मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, और एक मास्टर के साथ में छोटी सी शुरुआत करी। तो वाई फैशन डिजाइनिंग, क्यों कपड़ा ये सब क्यों चुना? दूसरे भी बहुत सारी फील्ड थी। बिल्कुल कपड़ा इसलिए क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हवेली में मेरे दादी सा के यहाँ पे हमारे जो ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए एक मास्टर जी आया करते थे, और ठाकुर जी के कपड़े बना करके जब वो जाते थे तो उनके छोटे छोटे कटआउट्स फैब्रिक्स के रह जाते थे, और मैं उनको देखती थी कि वो कैसे वो ठाकुर जी की पोशाकें बना रहे हैं। तो वो अंदर से ना वो जो इच्छा बीइंग टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, या मैं अपने खुद के डिज़ाइंस अपने गुड्डे गुड़ियों के लिए मैं डिज़ाइन करने लगी, क्योंकि मैं देखती थी वो कैसे सिल रहा है, कैसे मास्टर जी उसमें लेसेस लगा रहे हैं, कैसे वो कटिंग कर रहे हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक फील्ड ऐसा लगा। और वो मुझे लगता है कि वो जो ठाकुर जी के पोशाक बनाने का जो मैंने रूटीन देखा मास्टर जी का दादी सा के साथ बैठ करके, उसने मुझे अंदर ही अंदर एक डिज़ाइनर पैदा कर दिया। और हालांकि मैंने कोई फैशन क्वालिफिकेशन नहीं दी। अच्छा, कोई कोर्स नहीं? जी बिल्कुल, कोई कोर्स नहीं किया। ये मुझे लगता है मैंने जो लर्निंग मेरी हुई वो दादी सा के साथ बैठ करके, उनकी सानिध्य में बैठ करके, मास्टर जी को लाइव देखते। शी वांट्स कि आप अपना एक लेबल बनाएं, अपने आप को एस्टेब्लिश करें। नहीं, दादी सा इज नो मोर नाउ। और वो नहीं, वो अच्छा आप उनके बाद शुरू किया? जी बिल्कुल। एंड उसके बाद मुझे ज़रूर अंदर से ये फील होता है कि आज वो जहाँ भी हैं ऊपर से ज़रूर देखती होंगी और खुश होती होंगी कि देखो मेरी वो बच्ची जो साथ में मेरे बैठती थी, मेरी मदद करती थी। मैं बिल्कुल, उनको दिखता नहीं था मास्टर जी को, तो हाउ टू थ्रेड अ नीडल, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो हम मुझे बच्चे की आंखें बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, तो वो मेरी हेल्प वहाँ ली जाती थी। तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता था कहीं ना कहीं लेसेस लगाने में, मास्टर जी मुझे दे देते थे। तो वो अंदर ही अंदर वो जो बचपन का शौक, खेलते खेलते गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बनाते बनाते आगे बड़े होकर के एक फैशन लेबल में तब्दील हो गया। 5,000 का सफ़र। फिर उसके बाद पहला शो हुआ। पहला शो होने से पहले जब मैंने कपड़े बनाने शुरू करे, तो अब चैलेंज ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। आपने मास्टर जी भी रख लिया, आपने रॉ मटेरियल भी रख लिया, सेल कहाँ करें उसको? सेल कहाँ करें? तो सबसे पहले मेरे ब्रदर के फ्रेंड आए, उनके घर में कोई शादी थी, तो उन्होंने बोला कि ना आप मेरे कपड़े बनाइए। तो वो ऑर्डर मुझे मिला, और आप देखिए कि मेंस वेयर का ही ऑर्डर मुझे मिला सबसे पहला। और मैंने सोचा कि मेंस वेयर तो मैं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि बीइंग अ राजपूत फैमिली मुझे आगे रोक दिया जाए। पर कहते ना जहाँ चाह वहाँ राह, तो कहीं ना कहीं राह निकल ही आती है। और मैंने ऐसे वो मेंस वेयर की शुरुआत करी। धीरे धीरे वो मेंस वेयर का कलेक्शन इतना हिट हुआ उनकी शादी में कि मुझे मेंस वेयर के ही ऑर्डर्स आने लगे, और वो एक लेबल चल गया कि देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ डूइंग मेंस वेयर एक्सक्लूसिवली। क्यों उन दिनों में, आज से 11 साल पहले, आई डाउट कि कोई एक्सक्लूसिवली मेंस वेयर कोई फीमेल कर रही थी राजस्थान में।
तो वो एक, और ऑफ कोर्स जब एक महिला पुरुषों के कपड़े करती हैं तो वो बिल्कुल वैसे ध्यान रखती हैं जब वो अपने बचपन में अपने फादर को देखती हैं ड्रेसअप होते हुए, अपने ब्रदर को देखती हैं, तो वो उनका वो कलर उस कॉम्बिनेशन। पहले ऑर्डर में बहुत ज़्यादा मन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि सही होगा, फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, गाली तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा लगा नहीं, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था, क्योंकि बचपन में जब छोटी थी तो अपने ना ब्रदर्स को अपने बिकॉज फिट को लेके कॉन्शियस सब रहता है, आप भी कॉन्शियस रहते हैं अपने फिट को लेके, मैं भी अपने, क्योंकि आज सल होना शर्ट पे या कुछ भी होना हर आदमी कॉन्शियस रहता है, तो वो आपको भी लगा होगा कि ये सब चीज़ें। नहीं, मुझे सच बोलूं तो मुझे कभी भी ना वो फीलिंग आई नहीं। मुझे हमेशा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, एंड आई कैन गिव अ बेटर फिट एंड बेटर डिज़ाइन देन एनी अदर मेन और लाइक फैशन लेबल। तो वो और अंदर ही अंदर एक चैलेंज और मुझे अंदर से कई बार लगता था कि यार मैं मेंसवेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा। कई बार लगता था, है ना, लोग मुझे बोलेंगे कि अरे फीमेलों के मेंसवेयर कर रही हो। फिर एक दूसरी आवाज़ आती थी, जैसे कहते हैं ना, एक अंदर की आपकी एक और अंतरात्मा होती है, तो वो अंतरात्मा मुझे बोलती थी व्हाई नॉट। जब मनीष मल्होत्रा एक पुरुष होकर के रेखा जी के कपड़े बना सकते हैं, तो मैं महिला होते हुए क्यों नहीं अमिताभ बच्चन जी के कपड़े बना सकती हूँ। वो अंदर ही अंदर मुझे ना बैक ऑफ द माइंड मेरी अंतरात्मा बोलती थी कि यस, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड ब्रेक दिस ग्लास सीलिंग। वो ब्रेक दिस ग्लास सीलिंग वाली जो फील थी ना, मुझे लगता है मैं बचपन तो से तो वो एंड होता है फिर। हाँ, तो वो एंड होता है। वो जो फीलिंग थी उसमें मुझे अपने आप को ये था कि मैं 100% आई विल बी एबल टू एंड आई विल गिव अ बेटर फिट एंड बेटर डिजाइंस बीइंग अ विमेन। क्या बेसिकली क्या डिज़ाइन का हुआ था पहला डिज़ाइन की, राजस्थानी 5 पॉकेट्स या जंगल थीम, जो लाइक दैट, किस तरीके की चीज़ ज़्यादा पसंद कर रही बनाना? ऑफ कोर्स राजस्थान मेरे अपने हर एक खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, और स्पेशली राजपूताना। तो हंटर जैकेट्स, हंटर शर्ट्स, बुश कोट्स, तो वो ना दैट मतलब ऑल टुगेदर दैट डिफरेंट फीलिंग कि ना हाउ टू मोल्ड दिस हंटर सफारी बुश कोट into a modernized design। अब तो बहुत बहुत yet modern। तो बदल गया सब वो कुछ। चीज़ें वो मैंने ना उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ऑफ कोर्स वो पसंद आने लगा। क्यों? क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल हंटर कोट बुश कोट देख रहे हैं उसमें ज़रा सा भी अगर आप नयापन ले आते हैं, कलर्स को लेकर के, बटन्स को लेकर के, या मतलब थोड़ी बहुत एक्सेसरीज को लेकर के, वो ऑल टुगेदर एक नया लुक आ जाता है। और जो लोग देखते आ रहे थे एक पुराना जो डिज़ाइन चला आ रहा है, उसमें ज़रा सा भी नयापन देखते ही उनको एक वो मतलब मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। और जैसे मैंने बोला, मेरे वो आजकल हंटिंग शर्ट्स तो बहुत आम हो गया, मतलब एकदम फैशन में ऐसा है अभी आप हंटिंग। देखिए वापस फैशन में है, बहुत एंड बड़े बड़े It's a अच्छे 5 pockets and काफी 4 सारे pockets। सेलेब्स आप देखेंगे, दे आर, पहले लगता था कि यार इतनी सारी पॉकेट्स ना, इट विल बी टू बट वो लगता बड़ा अच्छा है, पीछे से तीरा लगा हुआ है, उसमें स्लिट डाली हुई है, स्लिट डाली हुई। और अभी हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, अगर आपने नाम सुना हो तो एयर वेंट। हाँ, एयर वेंट, राइट। एयर वेंट के लिए हम उसमें एक जाली भी डालते हैं। अरे वाह। जाली एक जिसको कहते हैं कि मैश की बनी हुई एक फैब्रिक होता है, उस मैश फैब्रिक को हम लोग उस स्लिट में बीच में डालते हैं। तो जब क्लाइंट या जो लाइक कस्टमर जिसने पहना होता है, जब वो अपने हाथों को जब ऐसे करते हैं तो वो स्लिट में से वो जाली दिखती है। तो इट इज़ अ डिज़ाइन ऑल्सो, प्लस एयर वेंट भी है, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि गर्मी पड़ती है, तो वो एयर वेंट का चलन वहाँ से हुआ। जो एयर वेंट का निजात हुआ वो एक्चुअली देखा जाए तो किचन से हुआ। जब किचन में शेफ्स काम करते हैं तो उनके गर्मी की वजह से दे आर नॉट एबल टू ना वेयर प्रॉपर, मतलब तो वो एयर वेंट उनके लिए यूज़ होता था, उनके आर्म पिट्स के नीचे यूज़ होता था, उनके पीछे स्लिट्स में यूज़ होता था। तो वो वहाँ से मैंने इसको बुश कोट्स में और हंटर जैकेट्स में यूज़ करना शुरू किया।
अब उसके बाद अब ये शेरवानीज एंड अचकन शॉल्स ये भी सब डिज़ाइन करती हूँ। बिल्कुल, उसमें भी नए कुछ। उसमें भी नए कुछ, और आप देखेंगे कि हमारी राजस्थान की जो कला है, जिसमें आप गोटा पत्ती ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोटा पत्ती हमेशा देखा जाता था कि सिर्फ विमेन वेयर में चलेगा, पर गोटा पत्ती हमने शेरवानियों में भी डाला, अचकन्स में भी डाला। तो एक वो, और कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट कलर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आई थिंक राजस्थान में पहली डिज़ाइनर हूँ जिसने बेबी पिंक कलर मेंस वेयर में यूज़ किया। और जब मैंने मेंस वेयर करना शुरू किया तो ये सब जगह खबर आग की तरह फैल गई कि यहाँ पे एक महिला है जो कि मेंस वेयर कर रही है, और इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा, और उस आर्टिकल को देख करके एक फैशन वीक होने जा रहा था राजस्थान में, जिन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया। उस फैशन वीक में मेरा पहला शो, जिसमें मुझे फैशन से रिलेटेड, फैशन का एफ नहीं आता था, बैक स्टेज का बी नहीं आता था, फिटिंग्स का एफ नहीं आता था, तो वो मेरे लिए एकदम बिल्कुल, जो कहते हैं ना एक छोटा बच्चा क्लास में पहली बार जाता है, वैसा वो फैशन शो मेरे लिए साबित हुआ। पर क्योंकि भावना अच्छी थी, डिज़ाइंस ऐसे थे कि सबको पसंद आए। विवेक ओबरॉय उसमें ब्रांड एम्बेसडर थे उस शो के, तो उन्हें सभी टॉप नामचीन 25 डिज़ाइनर्स थे, जिसमें ऋतु कुमार, विक्रम फडनेस, मतलब टॉप लेवल के। इस अराउंड 95-96 की बात होगी? नहीं, ये है 2011-2012 की बात है। ओके। और उस टाइम पे जब मैंने वो शो, मुझे ऑफ़र हुआ, तो मैं बिल्कुल, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि मैंने कभी फैशन शो तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और मेरे डिज़ाइंस ब्रांड एम्बेसडर जो विवेक ओबरॉय थे उनको दिखाए गए, उन्होंने मेरे शो पे एज अ शो स्टॉपर चलना चुना। अरे वाह। मुझे कॉल आया कि मैम विवेक ओबरॉय जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इस शो के, वो आपके शो पे एज अ शो स्टॉपर चलेंगे। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, जिसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वो इस लेवल पे पहुंचेंगे। हाँ, मुझे विश्वास ज़रूर था कि मैं मेंस वेयर में बहुत आगे जाऊंगी, पर इतनी जल्दी कि विद इन फ्यू मंथ्स मुझे वो जर्नी आगे ले जा रही थी। और बेबी पिंक कलर विवेक ओबरॉय जी ने जैकेट चुना। उस पूरे कलेक्शन में से सारे कलर्स मेरे इंस्पायर्ड थे राजेश खन्ना जी को और देवानंद साहब को देखते हुए, कि वो जिस तरह के कलर्स पहनते थे, तो मुझे लगता था कि मेंस में क्यों नहीं कलर्स देते, क्यों ब्लैक्स, ब्राउन्स और बेजेस ही चलें। एंड स्पेशली हमारे राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान की धरती में कलर्स रंग ही रंग है, रंग ही रंग है, तो वो हैप्पी कलर्स क्यों नहीं हम मेंस में यूज़ करें। तो मेरी पूरी जो कलेक्शन थी वो ब्राइट कलर्स पे थी, इंस्पायर्ड बाय देवानंद जी, राजेश खन्ना, और विवेक जी ने बेबी पिंक कलर चूज़ किया। जब उन्होंने वो पिंक कलर चूज़ किया, इट बिकेम अ रेज इन द फैशन इंडस्ट्री, एंड दैट वाज नो लुकिंग बैक। वो मेरी बॉलीवुड की शुरुआत वहाँ से हुई। अब किस किस को पहना रही हैं आप? बोला जाए तो मतलब अगर जैसे आप गिनेंगे तो अमिताभ जी से लेकर के बीइंग अ मेंस वेयर, श्रीदेवी जी, जब ये दो नाम आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारे नाम। मैंने सुना श्रीदेवी जी के साथ आपने अपना विमेंस वेयर का भी एक कलेक्शन तैयार किया। जी, ये एक छोटा सा किस्सा है जो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं सुनाना चाहूँगी यहाँ पे, कि मैं बोनी कपूर जी के कपड़े करती थी, और बोनी कपूर जी के कपड़े करती आ रही थी, और एक दिन सडनली बोनी जी का मेरे पास कॉल आया कि कीर्ति, श्री वांट्स टू टॉक टू यू। अब श्री वांट्स टू टॉक टू यू, पहले तो आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि श्री वांट्स टू टॉक। उन्होंने सीधा फ़ोन थमा दिया, उधर से आवाज़ आई, राठौर, दिस इज़ श्रीदेवी एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू समथिंग। तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि उधर से जो श्रीदेवी जी, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनकी वो मूवी चालबाज, चांदनी, मतलब एन आइकन, शी इज़ टॉकिंग टू मी डायरेक्टली ऑन द फोन। और उन्होंने मुझे बोला कि राठौर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे कुछ कपड़े हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाइंग फैब्रिक्स, और मैंने खूब सारे कपड़े ख़रीदे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कुछ कस्टमाइजेशन कर दें।
तो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, तो वो समझ गई क्योंकि मैं मेंस वेयर की डिज़ाइनर हूँ, तो बोली चिंता मत करो आप, मैं आपको 2 अपने सैम्पल पीसेस भेजूँगी और आप उन सैम्पल पीसेस को देखते हुए मुझे कस्टमाइजेशन कर दो इन कपड़ों का। कि यू बीइंग अ फैमिली, क्योंकि तब तक मैं बोनी जी के काफ़ी कपड़े बना रही थी एंड मेरा उनसे काफ़ी इंटरेक्शन एक फैमिली की तरह हो गया था, तो कि आई कांट आस्क मनीष टू डू दिस फॉर मी, मनीष मल्होत्रा, बट एटलीस्ट यू बीइंग अ फैमिली आई कैन रिक्वेस्ट यू एंड यू कैन डू कस्टमाइजेशन फॉर मी। तो मेरी जो वुमेन वेयर की शुरुआत इस इंडस्ट्री में हुई वो श्रीदेवी जी से हुई। ओहो, और वो भी शॉर्ट टाइम। जी पर मुझे आज भी ध्यान है कि श्रीदेवी जी का लास्ट टीवीसी मैंने स्टाइल किया और 5 लुक्स देने थे हमें, और वो 5 दिन का शूट था यशराज स्टूडियोज़ में। उनके निधन से कुछ समय पहले ही वो जो यादें हैं वो मुझे आज तक भी मतलब श्रीदेवी जी की कमी नो डाउट महसूस कराती हैं। नो डाउट। अब सबसे बड़ी बात कि राजस्थानी जो आप बोल रहे थे पोशाक की बात करिए आपने, नेचुरल आप भी पहनती होंगी वो राजस्थानी पोशाक, उसका जो प्रचलन अब बढ़ा है जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल राजपूत पहन रहे हैं उसको, अग्रवाल जैनिज सब कुछ लोग पहन रहे हैं। और आजकल शादियों में देखेंगे तो बाकायदा ड्रेस कोड पे आता है कि राजपूती ड्रेस। ये जो चेंज आया, इस चेंज के साथ जीने की कोशिश नहीं हुई कभी? बिल्कुल, मैं तो बल्कि अब ये जो चेंज आया है इसके लिए बहुत ही सराहना करूँगी हमारी महिलाओं के, जो महिलाओं में ये जो उनके कंधे पे ये जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अब देखा जाए तो अगर आप देखेंगे राजपूती ड्रेसेस में तो डिजाइनर कलेक्शन का भरमार आ गया। ये तो पहले तो पचरंगा और इसके अलावा कुछ ऐसे ज्यादा आता नहीं था, ओढ़नी आपकी मलमल की। आप देखेंगे कि मेरी भी अभी कोशिश है कि मैं इसको सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, मैं इसको यूएस भी लेके जाऊं। और मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक करती हूँ हर साल, और इस बार आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना राजपूती पोशाक का कलेक्शन वहाँ पे जितनी भी अमेरिकन मॉडल्स हैं उनको हम राजपूती पोशाक पहनाएं। तो बिल्कुल राजपूती पोशाक का रिवाइव, क्योंकि हंटिंग्स का आप जिस तरह कर रहे हैं, बुस्कोट का जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एकदम जो बूम आया उसको लेकर लोग, क्योंकि राजस्थान से बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर अब डेवलप हो चुके हैं जो इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, बुस्कोट्स को और हंटिंग्स को, और भी बहुत सारी चीज़। एक जो वो ट्राउजर जो स्पेशल बनता है, ब्रीचेस, हाँ ब्रिजेस जिसको बोलते हैं, अब वो भी मतलब मेरे ख्याल से राजपूताना जो घराने रहे जिसमें पहले पहने जाते थे उन्हीं को कैरी किया गया ब्रिजेस में। जी बिल्कुल, वो एक शुरुआत तो हुई थी पोलो से। जब पोलो खेलते थे तो उन्हें थोड़ा मूवमेंट, अपर जो मूवमेंट होता है उसके लिए कंफर्ट देखने के लिए ऊपर से बलून टाइप, बिल्कुल, तो वो कंफर्ट से ब्रीचेस का और अब वो फैशन में आ गया। एंड ऑफ कोर्स आप बिलीव नहीं करेंगे, लेके ब्रिटिशर्स आए थे और फिर धीरे धीरे वो हमारे राजपूताना में तब्दील हो गया, और ब्रिचेस का चलन ऐसा हुआ कि अब ना सिर्फ राजपूत बल्कि और भी कम्युनिटीज बड़े फैशनेबल तरीके से में देख लीजिए, विमेन आप देख लीजिए, विमेन भी ब्रीचेस पहन रही हैं, महिलाएं पहन रही हैं, लड़कियां पहन रही हैं। उसमें अलग तरीके की ब्रीचेस आती हैं जिसमें जिपर भी होता है नीचे, फिर उसमें टाई अप्स भी होते हैं, तो बड़े स्टाइलिश तरीके से अलग अलग डिजाइन्स में ब्रीचेस बनती है। और एक वो लेदर पैच उसमें साइड में लगता है, तो वो लेदर पैच और मतलब इट्स ऑल टुगेदर मुझे लगता है हैंड क्राफ्टेड जो राजस्थान का जो पहनावा है बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सी बार मैं भी देखता हूँ बहुत सारे डिज़ाइनर्स की ड्रेसेस, और जिस तरीके से तगाई किया हुआ आपका वो पूरा हाथ से तगाई, हाथ का जो चावल टाका बोलते हैं, चावल टाका राइस स्टिच होता है, वो राइस स्टिच ना सिर्फ दूसरे कलर के धागे से किया हुआ, वो बड़ा अटायर को बिल्कुल नया कर देता है। आप देखिए कि ये राइस स्टिच जो है राजस्थान के पहनावे से उठा करके आप देखेंगे तो मॉडर्न सिल्वेट्स में भी यूज़ हो रहा है।
टक्सीडोज की जो कॉलर्स ओह, होती है, लेपल्स होती हैं, उन पे लेपल्स पे आप राइस स्टिच देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फैशन है वो हमारा जो ऑथेंटिक राजस्थान का जो फैशन चला आ रहा है उसको मॉडर्न तरीके से रिवाइव करके मॉडर्न सिल्वेट्स में भी डाला जा रहा है। तो वो अच्छा फील होता है वो कि मैं अभी बीच में जैसलमेर बाड़मेर गया हुआ था किसी काम से शूट पे, तो वहाँ पे जो तगाई की चादरें बनती है आपने देखा होगा, जी। दो हर्ट्स बोलते हैं परंतु तगाई हमने में कई बनाते जैकेट्स बनाए हैं। उसमें जैकेट, भी। वो उसमें जैकेट्स बन रही है। बिल्कुल। मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उसमें भी बड़ी अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल लगती है, ऐसा नहीं? आप देखिए जैसे गुजरात अपना कांथा वर्क हाँ, और राइट, पटोला किस तरह से रिवाइव कर रहा है। तो मुझे कहना गलत नहीं होगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो आउट ऑफ द बॉक्स फैब्रिक होता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। एक हमने जैकेट बनाई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, टाट जो होता है बोरी, उससे हमने एक जैकेट बनाई थी जो कि बहुत आजकल सुपर तो हिट आपका हुई। वो जो आप जो कह रहे हैं टाट, ये भी बहुत मर्सराइज टाट आने लग गए हैं आजकल तो, के ऊपर लोग कुर्ताज पहनते हैं, उसके बड़ा वो जो जीन फाइन वाला जो आने लगा, हाँ फाइन वीव में आने लगा है, और कलकत्ता वगैरह से बहुत आता है वो, उस तरीके से बंगाल से बहुत आता है, मतलब नो डाउट। अब मैंने जिस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ अभी, जिस तरीके से पुरानी चीज़ों को रिवाइव होते हुए, जो पुराना ओल्ड फैशन था वो वापस रिवाइव हो रहा है, आपको लगता है कि ये सब आप लोगों को भी बहुत सपोर्ट करता है? बिल्कुल सपोर्ट हमें भी करता है, साथ ही साथ हमारे जो आर्टिसंस हैं उनको बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि आप देखेंगे मशीन से कोट बना तो वो कुछ चंद घंटों में बन जाता है, पर जो हाथ की कारीगरी वाला कोट होता है उसे कम से अभी कम भी बनता है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ हम बनाते हैं। 7 अच्छा। days to 8 days लगते हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम कोट को पहले, बनाने में। बहुत पहले कुर्ते जो हाथ से बनते थे तुरपाई करके, अब वर्ड तो लोगों को हमारे यहाँ पे दर्शकों कुर्तों में यहाँ पे एक जाली डलती जो थी, जाली डलती थी, वो हाँ। हाथ की जाली आज भी डलती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे इंडियंस से ज़्यादा फॉरेनर्स इसको बहुत पसंद करते हैं, कि उन्हें जो हैंड क्राफ्टेड, मतलब स्पेशली वो बोलते हैं कि हमें मशीन नहीं चाहिए, वी वांट हैंड क्राफ्टेड, हैंड स्टिच्ड। तो वो हैंडमेड क्या है? हैंडमेड यही है कि आप एक एक चीज़ बारीकी से हाथ से, और सफाई बहुत चाहिए। हालांकि इसके कारीगर अब कम बचे बहुत हैं, कम हो और गए, मेरी बहुत कम। कोशिश अभी हम लोग रिवाइव भी कर रहे हैं। मेरी कोशिश भी है कि हम उन हाथ के जो काम करने वाले कारीगर थे उनको वापस से रिवाइव करें, उस तकनीक को वापस से रिवाइव करें, और जो ऑथेंटिक हमारा इंडियन कपड़ा जाता है बाहर सिल करके, वो ऑथेंटिसिटी में जाए। क्योंकि आज की डेट जिस तरीके से देखा जाए तो दो चीज़ें तो इंडिया की बड़ी फेमस होती जा रही है, कपड़ा और कुजीन, दोनों बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुजीन पे भी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। कपड़ा इंडस्ट्री आप देखेंगे राजस्थान बहुत भी, change है। अगर राजस्थान को भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक तरह का कॉटन पैदा होता है जो हमारे किसानों को अच्छा, एक तरह जिसको रेजा बोलते हैं, रेजा बोलते हैं, बिल्कुल, कांटी वाला रेजा और वो बिल्कुल। साफ रेजा। हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा इट्स आने अ वाले वेरी समय कूल में। क्लॉथ। यस मैंने तो खूब कुर्ते पहने हैं उसके। और और वो जो उसका जो येलोइश शेड जो होता है ना, उसको अलग ही है पहनने का मजा। जी। तो और पिछले दिनों में आपको देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से बगरू और सांगानेरी प्रिंट एकदम आप डेवलप देखिए, हुआ, हाँ, एकदम डेवलप हमारे हुआ। राजस्थान का बगरू, ब्लॉक प्रिंट, दाबू मतलब वर्ल्ड फेमस है कि, और डिजिटलाइज हुआ है। मैं मानती हूँ डिजिटलाइज होना अच्छा है, पर अपनी ओरिजिनल जो तकनीक है, ओरिजिनल टेक्निक क्योंकि को जिस नहीं तरीके से खोना सांगानेरी प्रिंट के शर्ट्स का एकदम चलन आया पिछले सालों में, आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े हो गए उनको लेके, और लोग पहनते हैं। आप देखिए ऐसा नहीं केवल राजपूत पहन रहे, सभी पहन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ब्रांड और हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड और इंडिया के बाहर के टॉप मोस्ट ब्रांड उस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने नाम लिया मुफ्ती का, जैसे मैं रुक गई, नाम लेते हाँ। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि कर रहे हैं इस पे, ब्लॉक प्रिंट पे, दाबू टेक्निक पे, पर डिजिटलाइज मत करिए उसे, उसकी ओरिजिनल टेक्निक रखिए। डिजिटल, मैं मानती हूँ डिजिटल लास्टिंग है थोड़ा सा, लास्टिंग है, चीपर भी पड़ेगा,
क्योंकि जो हैंड प्रिंट है वो 4 धुलाई 5 धुलाई बाद थोड़ा फीका पड़ता है, तो लोगों को लगता है उसी ये का कि मजा है। हाँ, वो जब उसी तक का आप मजा है उसको कि वो हल्का पिंक फेड कलर, मरून कलर जब फेड होता है तो हल्का पिंकिश टोन लेता है, तो वो जो उसका मजा है वो अलग है। मतलब दाबू को तो उसी तरीके से पहनने का मजा है, तब तक बिल्कुल। नहीं पहनेंगे। इंडिगो को पहनने का मजा भी वही है। बिल्कुल। और अभी आप देखेंगे तो वेजिटेबल डाइज से बन करके जो चीज़ फॉरेन कंट्री में इतनी हमारे राजस्थान की टेक्निक फेमस हो रही है कि फॉरेनर्स आते हैं, बायर्स आते हैं। फर्क वही है मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉस्टिंग है दोनों की, जी। हैंड ब्लॉक और हैंड वेजिटेबल डाइज की कॉस्टिंग, और जो आप इसकी कह रहे हैं जो डिजिटल प्रिंट की, जी। बहुत फर्क हो जाता है हाँ, कॉस्ट में। बिल्कुल। बस मतलब उसकी अगर शर्ट लेने जाओगे तो 1500-2000 मिलेगी, यहाँ 500 रुपये में मिल जाएगी। फर्क कितना फर्क सही है। कितना है। और कॉपी होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल। एकदम कॉपी हो जाता है, बिल्कुल, सेम कॉपी हो बिल्कुल। जाता है। बट फिर भी मैं ये मतलब देयर आर बायर्स कि नहीं है, नोट चाहते हैं आप बनाइए, दोनों चीज़ें बनाइए, पर कोशिश करिए कि हमारी ओरिजिनल आर्ट रहे। जैसे ब्लू पॉटरी हमारी राजस्थान की इतनी बहुत वर्ल्ड जबरदस्त फेमस है। और आपका आज ये आप जो देखेंगे तो टर्की अपनी ब्लू पॉटरी पे कितना खेल रहा बहुत है। बड़े बड़े ब्रांड जयपुर से खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। लीला बूडिया उसमें सबसे बड़ा जी नाम है जी उन्होंने। जी। नो डाउट, बेसिकली क्या है कि देखिए ऑथेंटिसिटी और जो ऑथेंटिक आपका पुराना एंशियंट जितना भी प्रोडक्ट है वो जिस तरीके से रिवाइव हुआ। आप आम्रपाली को देख लीजिए, राजीव जी ने जिस तरीके से आप पूरा देखिए सिल्वर किस तरह से उन्होंने उसको, सिल्वर ज्वेलरी इज वर्ल्ड फेमस नाउ। और उन्होंने रेकी भी खूब करी, बिल्कुल, काम बहुत किया बिल्कुल। उसमें, R&D खूब किया। R&D बहुत करी उन्होंने। तो ये सब जो है ना, ये सब मेरे ख्याल से एक जुनून होना चाहिए। मतलब मैं वापस आप तक आ रहा हूँ कि ये जुनून आप में भी था। इसके लिए किसी पढ़ाई और कोर्स की और डिग्री की जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आप वो जुनून, आप पैशन, आप अपने पैशन को कैसे जी सकें। वो जुनून नहीं होगा तो आप कभी भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं। राजस्थान का एक और अटायर है धोती जी, उस पे भी हुआ है काम। मैंने बिल्कुल बहुत सारे बुश कोट्स, बुश हंटर जैकेट्स उनके साथ में धोती पहनाई है रैंप पे, और ट्रेडिशनल धोती रैंप वॉक में मॉडल्स को पहनाई है। तो बस आजकल भी वैसा हो गया कि सिली सिलाई धोती मिलती है आराम से, नहीं, बकायदा बांधी हुई। एंड इनफैक्ट मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अभी एक रीसेंट और हमने R&D करी जिसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि साफा, राइट, पॉकेट स्क्वेयर्स, क्रेविट्स आपके अच्छा राजस्थान में भी देखिए आप, राजस्थान में हर तरीके के साफे अलग अलग है। उदयपुर चले जाएं तो उदयपुरी पाग है, राजस्थान मेवाड़ का अलग है, मारवाड़ का अलग है। आप इधर चले जाएं, अलवर साइड चले जाएं तो वहाँ का बांधने का स्टाइल अलग है, परंतु वो भी अपने आप में एक अलग फैशन शो करता है। और मुझे लगता है हर राजस्थानी को साफा बांधना आना चाहिए। राइट। अपने बच्चों को आप देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं कि भाई कैसे आप अपना साफा बांधें। हमारे यहाँ राजपूतों में बचपन से लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि साफा कैसे बांधें। राजपूती साफा वो लंबी लांग वाला, उसका तो मजा ही अलग है। ये चले, ये तो हुआ आपका डिजाइनर सफर को लेके। एक और चीज़ जो हम आपसे जोड़ते हैं, करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष, ऐसी दुबली पतली सी है और वो दहाड़, वो शतरानी वाली बात, क्या कैसे उस तरफ कैसे जाना हुआ? मैं जैसे बताना चाहूँगी कि मेरे फादर साहब और महाराज कुमार साहब दोनों जनसंघ के लीडर रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है वो जो रिबेल खून है वो मुझ में अंदर शुरू से था। और करणी सेना मेरे एक तरह से जो बोलूँगी कि जब ये पद्मावत वाली मूवी आई और पद्मावत के टाइम पे हमें लगा, तो संजय लीला भंडारी बंसाली वाला काम। बिल्कुल। तो पद्मावत के टाइम पे जो आक्रोश था उस आक्रोश ने अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक वो करणी सैनिक पैदा कर दिया। और उस आक्रोश के चलते धीरे धीरे मैंने एक्टिवली करणी सेना में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और मुझे महिला विंग की कमान सौंपी गई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे राजपूताना सरदार जितने भी हैं उन्होंने मुझ में वो विश्वास
जताया और मुझे वो कमान सौंपी कि आज अगर महिला है राजपूताना से तो उसे ये नहीं समझा जाए कि वो बैकवर्ड होगी। बकायदा हमारी राजपूताना की महिलाएं पढ़ी लिखी और वैलर दोनों का मिक्सचर है। तो वो अंदर से वो जो चीज़ थी कि कभी भी ये नहीं सोचा जाए कि राजपूताना की महिलाएं सिर्फ घूंघट में रहती हैं और घूंघट में ही रह कर के वो सिर्फ अपने अंदर घरों में काम करती हैं। वो सबका कॉम्बिनेशन हमारे राजपूताना सरदार सब लाना चाहते थे और इसलिए मेरे अंदर वो कमान में मुझ में उन्होंने वो देखा। तो ये मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लगता है कि करणी सेना ने वह महिलाएं जिनको कि राजपूत समाज में एकदम पीछे रखा जाता था, कहा जाता था कि घर का काम करिए, संभालिए, जनानी ड्यूटी, ये वो सारी चीज़ें जो है, और एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कि आप तलवारें लेके अगर उस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये परिवर्तन राजपूत समाज में किस तरीके से बदलता हुआ देख रहे हैं? पर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली ये परिवर्तन नहीं है, ये शुरू से ही था। आप देखेंगे तो हाडी रानी हो गई। बट वो जंगजू की बात है, मतलब ये जंग की मैदान नहीं है, ये आपके अधिकार की बात है, या अधिकार को लेके आप कहीं ना कहीं कभी सही अधिकार भी हैं, कभी गलत अधिकार भी हैं, परंतु हाँ उसके एक प्रदर्शन की बात है। पर मुझे लगता है कि ना राजपूताना की महिलाएं हमेशा से, चाहे वो पर्दे में रहीं, पर उनमें हमेशा एक क्षत्राणी का खून दौड़ता है। 100%। और जैसे मैंने बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ वैलर and brains and of course beauty। राइट। तो ये कहना भूल गई थी। तो that combination was always there। क्योंकि उस ब्यूटी पे तो झगड़े हो गए, पता नहीं कितने महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी के लिए आपने सुनाई है। और मतलब देखा जाए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। तो महिलाएं भले ही पर्दे में रहीं राजपूताना की, पर उनके अंदर वो वैलर और उन्हें बकायदा पूरी जिम्मेदारी उनकी इज्जत से दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि उनको सिर्फ किचन के दायरे तक रखा गया, उन्हें सिर्फ परिवार की देखरेख के दायरे तक रखा गया। परिवार की देखरेख, ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगी कि आज जो महिला है वो सबसे पहली टीचर है अपने परिवार की, अपनी जनरेशन की, अपने बच्चों की। और मैं बार बार हमेशा हर महिला को हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि आप इतिहास पढ़ें और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाएं भी, क्योंकि जो बच्चे की शुरुआत आप करेंगी इतिहास पढ़ा करके, वो कोई भी स्कूल और कोई भी शिक्षण संस्था नहीं दे पाएगी। तो इतिहास जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इतिहास पढ़ाना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा इतिहास, राजपूताना के इतिहास ले लीजिए या XYZ हमारा पूरे भारतवर्ष का इतिहास ले लीजिए, वो इतिहास आप पढ़िए और अपनी जनरेशन्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम ये बोलते हैं कि उस टीवी पे ये आया, उस पिक्चर में ये आया, उस मूवी में ये आया, तो वो नहीं, आप इतिहास बकायदा इतिहासकारों की किताबों से पढ़िए। नहीं, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब देखिए हर रोज एक नई कहानी राजपूत पे खड़ी हो जाती। कोई भी राजनेता है या कोई भी है, वो एक अलग सा बयान दे देता है। अभी थोड़े दिनों पहले हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था, उससे पहले राजेंद्र गुड़ा ने एक बयान दिया था, रूपाला वो बयान दिया था। ये जो सारी गतिविधियां हो रही है, आप बोल रहे एक तरफ इतिहास पढ़ाया जाए, दूसरी तरफ इतिहास को इस तरीके से बताया जा रहा है, ये इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी है? इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि ये सस्ती राजनीति के चक्कर में पड़ करके कुछ राजनेता सोचते हैं कि हम कोई भी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बोलेंगे तो हमें वो एक पब्लिसिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है वो जो चीप पब्लिसिटी पाने के लिए वो आघात करते हैं। उसका जवाब नहीं दिया जाता? बिल्कुल दिया जाता है, और इस लेवल पे दिया जाता है कि अब ये समझ चुके हैं कि राजपूताना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उनके शूरवीरों के ऊपर, उनकी क्षत्राणियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो। राणा सांगा पे भी उंगली उठी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जवाब हमने दिया, और इस तरह से दिया कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में एक
संदेश गया, एक मैसेज गया कि राजपूताना के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे या उनके शूरवीरों पे उंगली उठाएंगे, उनकी माँ बहनों के ऊपर, उनकी शतरानियों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब वो समय चला गया कि हम धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोमबत्तियां लेके चल रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक छोटा सा नमूना आगरा में देखने को मिला था। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज गया। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना थी। दिया कुमारी जी ने एक जगह वक्तव्य दिया है कि हमने हल्दी घाटी पे एक अपना बोर्ड बदल दिया वहाँ पे, जिस पे लिख दिया कि महाराणा प्रताप अकबर से जीते थे। मतलब वो, जबकि महाराणा प्रताप कभी अकबर से डायरेक्ट फाइट ही नहीं करी थी, मान सिंह से फाइट की थी। तो हमारे राजनेताओं को क्या कभी इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि और अगर राजनेता पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने बोला, ऑथेंटिसिटी आइए ना। बिल्कुल, विद ऑथेंटिसिटी आइए। प्लस अब जागरूक है जनता, आप कुछ भी लिख देंगे, वो सोशल मीडिया के जमाने में 2 मिनट में फ्लोट हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल। अब जनता जागरूक है, महिलाएं जागरूक हैं, बच्चे जागरूक हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ भी बोर्ड लगा देंगे, कुछ भी कह देंगे, तो वो सच नहीं हो जाएगा। और आप अपने आप को ना हंसी का पात्र बनाते हैं अगर इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि वो एक बहुत, हर आदमी जो भी ये इस तरीके की बात कर रहा है, वो मेरे ख्याल से एक अच्छे दर्जे पे बैठा हुआ है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, और वो अपने आप को अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात को लोग कोट करते हैं। बिल्कुल। और वो अगर कोट कर रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से लोगों तक गलत भ्रम पैदा हो रहा है। आप अपने आप को एक लेवल पे तो कहलवाते हैं कि आई एम अ मेंटोर, और मेंटोरशिप में आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं तो एक तरह से हंसी का पात्र बन रहे हैं। क्या करणी सेना के लोग केवल राजपूतों के बीच में सिमट गए हैं? करणी सेना या वाकई में सबके लिए आवाज उठती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें, इस पे कभी आवाज नहीं उठाती करणी? नहीं, बिल्कुल उठाती है सर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा हमेशा से ये नारा रहा है कि करणी सेना महिला के सम्मान में, करणी सेना मैदान में। और चाहे वो किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की महिला है, उसके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो वो बकायदा एक बहन और बेटी के साथ खड़ी है। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि करणी सेना सिर्फ राजपूतों की है। करणी सेना हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलने वाली करणी सेना हुई है। मानती हूँ कि राजस्थान में कई संगठन हैं जो सिर्फ राजपूताना करते आए, पर आज वो भी सब एक हो गए हैं और उन्हें भी ये समझ आ गया है कि हमें अपने पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए काम करना है, अपने पूरे भारतवर्ष की बेटियों के लिए काम करना है अगर उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो। और सिर्फ बेटियां ही क्यों, पुरुषों के साथ भी। तो ये मतलब और आपको लगता है कि जो आज भी अलग सी कुरीतियाँ हैं, थोड़ा बहुत जो भी पिछड़ापन आज भी राजपूत फैमिलीज में है, वो सब कहीं ना कहीं एक नए तरीके से करवट लेना चाहिए? बिल्कुल, और ले भी रहा है। आप देखिए कि कितने जागरूक हो गए हैं, परिवार जागरूक हो गए, बेटियां जागरूक हो गई हैं कि उन परिवारों को ये विश्वास हो गया है कि हमारी बेटी अगर कुछ काम कर रही है तो वो हमारा सर फक्र से ऊपर ही करेगी। तो वो परिवार में जब जागरूकता आती है, जब पढ़ती है बच्ची, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ शिक्षा पे जोर देती हूँ कि शिक्षित करिए अपने परिवार को, अपनी बेटियों को खासकर शिक्षित करिए। उनकी सिर्फ ये मत सोचिए कि अच्छा लड़का मिल गया और शादी कर दी। तो जब तक बच्ची अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाए, क्योंकि आज कितनी सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि आज भी राजस्थान में डाउरी केसेस बहुत ज़्यादा, बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं परिवारों में ये जागरूकता तो आई है कि आज हमारी बेटी सक्षम होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो इस तरह की डाउरी हिंसा का शिकार नहीं बनेगी। चलिए, तो ऑफ कोर्स करवट ले रहा है। बढ़िया है, करवट लेना भी चाहिए, एक नई क्रांति आनी भी चाहिए। बिल्कुल। लक पे विश्वास करते? हाँ, लक से ज़्यादा मुझे लगता है मेहनत पे मैं विश्वास करती हूँ। अगर आप मेहनत करते हैं तो लक अपने आप साथ चल लेता है। लक
जो कहते हैं ना कि लक है, मेहनत तो सब करते हैं पर लक नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, पर ये उल्टी धारणा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लक अपने आप आपके साथ चल देता है। कभी कभार जब कुछ मायूसी होती है तब ऐसा लगता है कि भगवान को यही मंजूर था इसलिए उसको छोड़ देती, या उसके पीछे जुनून की जैसे लग जाती? नहीं, मैं उसके पीछे जुनून की तरह लग जाती हूँ कि कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल के आगे आई एम हटा दीजिए और पॉसिबल को देखिए तो हर कुछ पॉसिबल ही पॉसिबल दिखेगा आपको। और जैसा आपको ज़िंदगी दे रही है, टेक लाइफ एज इट कम्स वाला मैं मंत्रा फॉलो करती हूँ कि टेक लाइफ एज इट कम्स। उसमें भी आप अपना बेहतर ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे आप उसको जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर को भी आप कैसे कांच में तब्दील करेंगी और कांच को भी कैसे हीरे में तब्दील करेंगी। एक एज ए फैशन डिज़ाइनर अपने आप को जानना चाहती हैं, पहचानना चाहती हैं आगे भविष्य में, क्या एक अच्छे राजनेता के रूप में देखना चाहती हैं? दोनों दोनों इसलिए क्योंकि अगर मैं अच्छी राजनेता हुई तो अच्छी राजनेता बनने के साथ साथ जब मेरे पास में वो पावर, वो कुर्सी होगी तो ऑफ कोर्स मैं उन महिलाओं को सशक्त बनाऊंगी जो इस फील्ड में, फैशन में आना चाहती हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं। तो जब मेरे पास में एक अच्छे संसाधन होंगे तो मैं आगे मेरी बहनों को भी सशक्त कर पाऊंगी। करनी सेना पहली सीढ़ी है राजनीति में आने के लिए? नहीं, करनी सेना मैं बोलूँगी कि राजनीति में आने की पहली सीढ़ी नहीं, पर हाँ समाज सेवा के लिए पहली सीढ़ी थी। और शायद मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाती, मैं अपने बिजनेस में ही बिजी रहती। पर जब मैंने करनी सेना ज्वाइन की और जब मैं करनी सेना में आई तो मुझे अंदर वो महसूस हुआ कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही नहीं, मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है। मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं अपने साथ वाली महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए क्या करके जा रही हूँ। तो वो जो एक जो कहते हैं ना सोशल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी का एहसास मुझे करनी सेना से आया। शोबिज बहुत अच्छा लगता है कि परिवार की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है? परिवार की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शोबिज तो बिजनेस दे रहा है। शोबिज बिजनेस देता है तो बैलेंस करना इज़ द मेन आर्ट कि आप कैसे बैलेंस करें। मुझे याद है जब मैं कॉस्ट्यूम्स करती हूँ मूवीज़ के तो हमारी 45 डेज़ की शूट होती है या 2-2 महीने की आउटडोर शूट होती है, तो उस टाइम पे फैमिली से दूर हो जाते हैं हम। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि ना जब सैटरडे संडे वीकेंड है तो फैमिली को बुला लिया। तो वो लाइफ को कैसे बैलेंस करना है फैमिली के साथ। बच्चों को शिकायत रहती है? बिल्कुल रहती है, पर अब बच्चों को आई थिंक मैंने इतना ट्रेन कर दिया है कि वो हॉलिडे में भी काम में भी मम्मा का हॉलिडे ढूंढ लेते हैं। आपके हस्बैंड को कभी आपके साथ सपोर्टिव या कुछ अलग करते हैं, आपके साथ ही करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड उनका अलग बिजनेस है। तो उनको कभी लगता है कि ध्यान नहीं दे पा रही हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है कि वो नहीं मुझ पे ध्यान दे पा रहे हैं और उनकी शिकायत ये रहती है कि तुम्हारा ट्रैवल, पर हम जैसे मैंने बोला हमारा ट्रैवल हम इस तरह से प्लान कर लेते हैं कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो उसी दौरान सैटरडेज़ या संडेज़ जो होते हैं वीकेंड पे फैमिली फ्लाई करके आ जाती है और हमारा एक हॉलिडे भी हो जाता है। साथ साथ फैमिली की भी एक मेरे काम, मैं किस तरह का काम कर रही हूँ वो भी वो देख पाते हैं। बेटर किचन मॉम है? नहीं, बिल्कुल नहीं बट हाँ मुझे ध्यान है कि मैं बहुत अच्छा बटर पनीर मसाला बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे बोलते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार खिलाया है कभी लगता है ऐसा कि बच्चों को बना के खिलाऊं, अच्छा सा समय निकले तो ऐसा? बिल्कुल 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 लगता है कि है ना कभी मिस करती हैं आप? हाँ, बच्चे भी मिस करते हैं। बट ठीक है, काम के साथ साथ ये चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि है ना खाना तो हर कोई बना लेता है, आप दुनिया बना रहे हो, दुनिया चला रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैमिली, स्पिरिचुअलिज्म और समाज सेवा प्लस मैं शायद किसी को पता नहीं है पर मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ।
ओह, और स्पेशली जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए। तो वो एनर्जी मेरे, मैं जब भी मैं मायूस होती हूँ या कुछ होती हूँ तो मैं ये जो हमारे इंडीज़ हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अडॉप्ट करिए, हमारी खुद की ब्रीड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करिए। ये इंडीज़ जो हैं, पैरा ब्रीड जो है हमारी इंडिया की सबसे लॉयल, सबसे जो कहते हैं ना लेस टेकन केयर, इनको आप अडॉप्ट करिए। तो मैं उनमें अपनी खुशी ढूंढती हूँ और काफ़ी सारे स्ट्रेज हैं जिनको हम फीड भी करते हैं और उनकी मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे मैंने भी 3 इंडीज़ को अडॉप्ट करा हुआ है। तो ये मेरा एक वो जो एनिमल लव है। लाइफ में आप किसकी ड्रेस डिज़ाइन करने का एक सपना है कि इसकी ड्रेस डिज़ाइन होना बाकी है? देखिए, मेरा बहुत मन था कि मैं प्रिंसेस डायना के लिए डिज़ाइन करूं। और जब वो मतलब एक वो अंदर सपना मेरा रह गया, उसमें रह गया। तो मुझे लगता है कि अब मुझे वो चाहत नहीं रही है कि मैं किसी ऐसे की डिज़ाइन करूं। राजनेता में सबसे बढ़िया अटायर किसका लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी। और फिल्म इंडस्ट्री में? सैफ अली खान नवाब पटोदीस जी। उनका तो खुद का भी ब्रांड है, पटोदीस। एंड बाकी आपको ऐसी इंस्पायर्ड करने वाली ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई डिज़ाइनर जो आपको इंस्पायर्ड करता हो कि नहीं यार इसने तो कुछ अलग ही बनाया, मेरी थॉट से अलग बनाया? कोई नहीं, कोई नहीं। यू आर ओनली वन। यस, आई एम द ओनली वन। तो ये थी कीर्ति राठौड़ जिनसे बात हो रही थी। एक बेहतर डिज़ाइनर होने के साथ साथ एक मासूम सा दिल भी रखती हैं। जब हम उनसे फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे तब चेहरे पे बहुत हंसी थी। जब हमने करणी सेना के लिए बात करी तो वो एक शतरानीय रूप उनके चेहरे पे आया। वो गुस्सा भी दिखा, वो कठोरता भी दिखी, बात भी करी। ये सारी चीज़ें एक महिला में समाहित होना बहुत मुश्किल है, परंतु कीर्ति राठौड़ एक उसका नमूना है ताकि वो सब कुछ अपने अंदर समाहित रखती। बहुत बहुत धन्यवाद।